नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को जय हिंद। आप सभी का हमारे एजुकेशन बिला में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त और शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त से चल रही होगी। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना अपना समय बर्बाद किए हुए। आप लोग भी अपनी जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर हैं, तो कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, आशा करते हैं। तो आज मान के चलिएगा शायद ये वर्णमाला की लास्ट क्लास है। तो हम लोगों ने वर्णों का वर्गीकरण लगभग में अंत तक पहुंच गए थे उसके। तो थोड़ा सा रह गया था, तो देखते हैं। तो उसमें से एक आता है नासिक के व्यंजन। क्या आता है? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन भैया आप पहले ही से पढ़ चुके हैं। नासिक के व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। नासिक के व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 5। यानी कि प्रत्येक वर्ण का, सॉरी क्षमा चाहते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो क्या होता है? पंचम अक्षर कहलाता है, और वही क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है। तो यदि नासिक के व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 5 होती है। यदि नासिक के व्यंजनों यदि नासिक के वर्णों की संख्या पूछे, किसकी संख्या पूछे भैया? नासिक के वर्णों की संख्या। जरा अंतर समझना। नासिक के वर्णों की संख्या यदि पूछे तो कितनी होगी? तो वो होगी 6। और जो छठवां है वो कौन सा जुड़ जाता है? वो जुड़ जाता है आपका क्या जुड़ जाता है? अनुस्वार। क्या जुड़ जाता है भैया? अनुस्वार। देखिएगा, यदि नासिक के व्यंजन की संख्या पूछे तो कितनी है? 5 है। नासिक के वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी है? 6। थोड़ा सा समझ के करना क्वेश्चन जब आ जाए तो, यदि आए। अगर प्रश्न होगा कि नासिक के वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो एग्जामिनर क्या करता है? सबसे पहले ऑप्शन में 5 दिखेगा, उसके बाद में आपको 4 दिखेगा, 6 दिखेगा, उसके बाद में आपको दिखेगा 25 या 20 मान लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? पहले ही 5 है तो लगा दीजिएगा टिक, यानी कि यही सही है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं और दूसरे मित्र से आपने पूछा कि आप इसमें से क्या लगा के आए, वो तो कहता है 5। फिर दूसरे से पूछा आपने, वो कहेगा 6। फिर बहस वहां पर चलेगी कि नहीं मैंने 5 पढ़ा था। वो आपसे बताएगा कि जरा प्रश्न को सही से पढ़िएगा। वो ये नहीं कह रहा है कि नासिक के व्यंजनों की संख्या पूछी है उसने। उसने एग्जामिनर ने ये पूछा है कि नासिक के वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, कितनी होती है? 6 होती है। आशा करता हूँ कि ये आपके बहुत ही समझ में आया होगा। तो चलिएगा, उसके बाद में आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो एक से अधिक एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हों बने हों बने हों क्या होता है भैया? संयुक्त व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? यदि आपसे ये पूछे संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या होती है 4। और वो 4 कौन कौन से होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या होती है? ज्ञ और स्र ही होती है। ये किससे मिलकर बना होता है? क और स से। ये किससे मिलकर बना होता है भैया? त और रा से। ये
ज, ज और यहाँ से, और ये स और रा से मिलकर बना। अब देखिएगा यहाँ तक तो सही है, लेकिन एक बात बताइएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये क्या वर्ड है, क्या है वर्ड, और वर्ड में क्या होता है भैया, स्वर शामिल होता है। वर्ड में क्या होता है, स्वर शामिल होता है। यदि आपको ऐसा भी मिल जाए छ, यानी कि स, अब ये स है तो इसमें स्वर भी तो शामिल होगा, तो अभी क्या है, ये पूरा है, अब क्या है, अब सही, तो ये ऐसे ही क्या है भैया, रे, जी हाँ। ये आपको मिलेगा हर जगह ये क और स में, लेकिन मैंने आपको बताया इतना ही, इतना केवल ये बताया कि जो आपने वर्ड लिखा यानी कि क और स में तोड़ा, क और स में तोड़ा, ये तो है, क तो आधा है, लेकिन जो ये स है, जो व्यंजन होता है उसमें स्वर शामिल होता है, और जब स्वर शामिल होता है, ये व्यंजन है भैया, तो इसमें स्वर भी तो शामिल होगा। ये इतनी बात क्लियर है, चलिए लिख लीजिएगा ये, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब लिख लीजिएगा स्वरों का क्रम, स्वरों का क्रम, स्वरों का क्रम। अब स्वरों का क्रम कैसा होगा भैया, सबसे पहले अनुस्वार आएगा, उसके बाद में अनुनासिक आएगा, उसके बाद में आपका आएगा विसर्ग। इतनी बात क्लियर है, पहले क्या आएगा, अनुस्वार आएगा, फिर अनुनासिक आएगा, उसके बाद में विसर्ग आएगा, उसके बाद में आ जाए अ, लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, ऋषि, ए ओ, ये क्रम। स्वरों के क्रम में अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्वरों के क्रम में ऋषि कौन से स्थान पर आता है, जो ऋषि है वो किस स्थान पर आता है भैया, 10वें स्थान, 10वें स्थान। स्वरों के जो क्रम है, स्वरों का जो क्रम है वो ऋषि है, जो कौन से नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10वें ही नंबर पे आ रहा है भैया। अब चाहे कोई सा भी नंबर ये पूछे स्वरों के क्रम में कि आ कौन से नंबर पे आता है, लघु ई कौन से नंबर पे आती है, दीर्घ ऐ कौन से नंबर पे आता है, या दीर्घ अ कौन से नंबर पे आता है, दीर्घ अ कौन से नंबर पे आता है, बता ले जाएंगे आप। स्वरों के क्रम में प्रथम अक्षर कौन सा है, यानी कि हो सकता है भैया स्वरों के क्रम में, स्वरों के क्रम में प्रथम अक्षर कौन सा, प्रथम अक्षर पूछ लेगा स्वरों के क्रम में, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर। अच्छा, प्रथम अक्षर क्या है, तो वो आपका है अनुस्वार, और अंतिम अक्षर क्या है भैया, जहां तक है तो ये तीन ही, जहां तीन से ही क्वेश्चन आ सकता है,
बाकी तो आपका वाइट लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं कि कौन सा स्वर के क्रम में कौन सा अक्षर किस क्रम में आएगा। लेकिन वो ये पूछता है मोस्टली कि यानी कि ऋषि कौन से नंबर पे आती है, अनुस्वार कौन से नंबर पे आता है, या दीर्घ औ कौन से नंबर पे आता है, या ऐसे स्वरों के क्रम में अंतिम अक्षर कौन सा है, प्रथम अक्षर कौन सा है और दसवां अक्षर कौन सा है। इतनी बात क्लियर दोस्त हो गई होगी। आगे चलते हैं। व्यंजन का इसी में क्रम होता है। ये तो रहा स्वरों का क्रम, ये तो रहा स्वर का क्रम। अब क्या करते हैं व्यंजन का क्रम देखते हैं। व्यंजन का क्रम, अच्छा ऐसे ऐसे देख लीजिए, स्वर का क्रम देख लीजिएगा। स्वर का क्रम, स्वरों का मत लिखिए, स्वर का, स्वर के क्रम में प्रथम अक्षर या स्वर के क्रम में अंतिम अक्षर। अब क्या आएगा, व्यंजन का क्रम। अब व्यंजन के क्रम में आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5। और वर्गीय व्यंजनों में, वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25। तो देखिएगा पहले का के बाद क्या आता है, 6 आएगा भैया। संयुक्त व्यंजन में अभी बताया था, संयुक्त व्यंजन में क्या था भैया, इच्छा था, वो का, क और से बनता था। तो क के बाद क्या आएगा, 6। इसके ऊपर गोला कर सकते हैं, हाईलाइट कर लेना अपनी नोटबुक में जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो। उसके बाद में वही क्रम अंग। अब आता है आपका च। च हो गया, छ, ज, या हो, ज्या होता भैया ये, ज और यहां से बनता था, ज और यहां से बनता था या। उसके बाद में आपका आता है झ, झा के बाद में या। ट, टा का वर्ग चलेगा, का के बाद में क्या आएगा, छ, च, छ, जा, ज्ञा। उसके बाद में ट का वर्ग जब चलेगा, ट, ठ, आपका आएगा ड, क्या आएगा भैया, ड। ढ और ड। उसके बाद में ढ, 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 उसके बाद में आता है अड़ा। ठीक है भैया, ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ, अड़। उसके बाद में ता वर्ग आएगा, ता वर्ग में क्या होगा, त, फिर त्र, थ, द, ध और न। प, ह, व, भ, म, य, र, ल, व। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पर लिख लेना, स, स्र, फिर स, स, ह। नोट कर लीजिए, लिख लिया होगा भैया। यानी कि जब वर्णों का
व्यंजन का क्रम होगा, का के बाद क्या आएगा, छ। छ किससे बनता था, का और सा से बनता था। च छ जा या ज्ञ झ या टा ठा ड, ड है ये ढ है, ड है ये ढ है, ड ढ अड़ा अड़ ड ढ, ता त्र थ द ध न, पा फा बा भा मा, या रा ला वा और सा स्र सा सा ह। ये आपका है क्या, व्यंजनों का क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके व्यंजनों का क्रम हो गया आपका, और व्यंजनों के क्रम में, व्यंजनों के क्रम के आगे में अब क्या आता है भैया, देख लीजिए। जैसे कि स्वर के क्रम में जैसे हम लोगों ने अनुस्वार देखा था, उसके बाद हम भैया क्या देखा था, अनुनासिक देखा था, फिर विसर्ग देखा था, कंग कह कह, उसके बाद में क क कि कु कु कु, के कै को को, कंग कह कहा क का कि कु क्र, ये ऋषि है, के कै को, यही तो था हमारा स्वर का क्रम। ये का वर्ग था जो हमने स्वर के क्रम में उसकी मात्राओं के अनुसार लगाया था। अब जैसे आप इसको वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद जब करते हैं तो कै को का, इसमें आ ही तो है, यही तो स्वरों का क्रम था। अब आगे क्या करते हैं भैया, वर्ण विच्छेद के बाद में, वर्ण विच्छेद का केवल मैंने आपको स्वर का क्रम बताया, व्यंजन का क्रम बताया। अब हेडिंग डाल दीजिएगा, प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का क्रम, वर्णों का वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे होगा भाई, देख लीजिए। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, महाप्राण। जो महाप्राण ये वर्णों के वर्गीकरण यानी कि प्राण तत्व के आधार पर होता है। इन वर्णों का, इन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय कम श्वास अर्थात कम वायु की आवश्यकता होती है, कम श्वास की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, होती है। यानी कि जब भी अल्प प्राण का आप उच्चारण करेंगे तो इन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो कम श्वास अर्थात कम वायु की आवश्यकता होगी। एक बार थोड़ा सा इधर लिख लेंगे, यानी कि हमारे जो व्यंजन होते हैं, क
ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ग घ म। यही तो होते हैं हमारे। चलिएगा, आप लोगों ने इतना लिख लिया, यानी कि अल्पप्राण और महाप्राण प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो हुआ था अल्पप्राण, यानी कि उन वर्णों को उच्चारण करते समय हमें कम श्वास यानी कि कम वायु की आवश्यकता होगी। तो जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजनों में हमने पहले वर्ग का जितने भी वर्ड थे, पहले वर्ग के जितने भी, दूसरे वर्ग के सारे वर्ड और पांचवें वर्ग के सारे वर्ड थे। तो इनमें आता क्या क्या है? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये सारे आ गए। उसके बाद में आपका क्या आएगा? आपका आएगा अंतःस्थ, सारे के साथ अंतःस्थ, अंतःस्थ या रा ला या रा ला और वा, सभी हमारे स्वर आएंगे। सभी क्या आएंगे? स्वर आएंगे, सभी स्वर। अब सभी स्वर कितने थे? 11 थे। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उच्चारण स्थान के आधार पर तो स्वर 10 होते हैं, लेकिन सभी स्वर वो उसने बोल दिया है तो 11 लेंगे। उसके बाद में एक और इसमें आएगा ढ। क्या आएगा भैया? ढ, उच्छिप्त। तो 4 यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, तो 15 तो ये हो गए। कितने हो गए भैया? 15 तो ये हो गए। अंतःस्थ 4 हो गए, सभी स्वर हमारे 11 हो गए। ठीक है भैया। उसके बाद में ये एक ये हो गया। टोटल मिला के इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? अगर अल्प प्राणों की कुल संख्या पूछे, अल्प प्राणों की कुल संख्या कितनी है भैया? 31। ये बात ध्यान में रखना। 15 ये, 4 ये है, 11 स्वर हैं, 15 यानी कि वर्गीय व्यंजन है हमारे, 5, 10 और 15, 4 अंतःस्थ हैं, 11 स्वर हैं हमारे, 1 ढ उच्छिप्त। इतनी बात क्लियर है। अब महाप्राण, महाप्राण क्या होते हैं भैया? जिन वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय अधिक श्वास की, श्वास यानी कि वायु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ये तो अल्पप्राण में आ गए, पहला, तीसरा, पांचवा। अब बचा क्या हमारा? दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरे वर्ग के वर्ड हमारे और तीसरे वर्ग के, दूसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तीसरा तो उसमें था, समझ आएंगे। दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्पप्राण में आ गया था। अब बचा क्या? दूसरा और चौथा। दूसरे और चौथे के बाद में सभी ऊष्म स्वर, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स स स ह, यानी कि ऊष्म व्यंजन हो गए हमारे। ऊष्म व्यंजन के बाद में आपका एक होता है उच्छिप्त, यानी कि ढ। ये था ड, ये क्या है? ढ। 10 तो ये हो गए आपके, 4 ये हो गए और एक ये हो गया। तो यानी कि कुल महाप्राणों की जो संख्या होती है, कुल
संख्या किसकी? महाप्राणों की, और वो भी वर्णों की। कुल महाप्राण वर्णों की संख्या होती है तो वो आपसे पूछेगा तो कितनी बताएंगे आप? 15। और कुल अल्प प्राणों के वर्णों की संख्या पूछे तो वो क्या बताएंगे? 31। यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, वर्ग के जितने वर्ण आते हैं, उसके बाद में आपके अंतःस्थ, उसके बाद में आपके आ जाता है सभी स्वर आ जाते हैं, और ढ आ जाता है, ड। महाप्राण में क्या होता है? कम श्वास, अधिक श्वास की आवश्यकता हो। जैसे बोलिए ढ, ढ, जैसे बोलेंगे घ, झ, ध, धनुष, धनुष, आप बोलेंगे देखो, यानी कि अधिक श्वास खींचनी पड़ रही है। धनुष। अल्पप्राण में जैसे शब्द लिखा हमने कलम, कलम, और एक शब्द लिखा हमने धनुष। आप जरा कलम को उच्चारण करेंगे इसका, कलम बोल के देखेंगे, कलम। कम प्राण वायु खींच रही है, कम आवश्यकता हो रही है कम प्राण वायु। इसमें धनुष, जब धनुष बोलेंगे तो ऐसा लगेगा यानी कि अधिक प्राण वायु की आवश्यकता हो रही है। तो इतनी बात समझ गए होंगे मेरे दोस्त। प्राण वायु हो गया आपका। अब उसके बाद में स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर, तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें घोष, इसी को ही सघोष बोल देते हैं। घोष को क्या बोल देते हैं भैया? सघोष। ये क्या है हमारा? अघोष। क्या है? अघोष। इतनी बात क्लियर हो गई। जो हमारा अघोष है वो किस में आएगा? स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण में आएगा। अघोष, सघोष या घोष, तो वही है। इसमें केवल हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हम व्यंजन, वर्गीय व्यंजन लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर हो गई? ये है हमारे वर्गीय व्यंजन। सघोष में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास से, स्वर तंत्रियों के पास से वायु, स्वर तंत्रियों के पास से क्या हो भैया? ये हटा दीजिए, बॉक्स में रहने दीजिएगा। स्वर तंत्रियों के पास से वायु यानी कि हवा निकलती हो, क्या होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास से वायु या हवा निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं भैया? घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है? वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा। वर्ग का पहला भाग यानी कि वर्ग के पहले वर्ग में जितने भी वर्ण होंगे हमारे, वो दूसरे, उसके बाद में
हमारे कौन से होंगे भैया? अल्प प्राण में हम देख रहे हैं, अल्प प्राण में क्या होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये होगा अल्प प्राण में। क्षमा चाहेंगे, घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा जितने भी वर्ग के वर्ण हैं हमारे, वो सब आएंगे। यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्गीय व्यंजन में तीसरा वर्ग के वर्ण, चौथे वर्ग के और पांचवें वर्ग के आ गए। और जब वर्गीय व्यंजनों में ये आगे सारे के सारे, तो आपके अंतः स्थ हो जाएंगे और स्वर हो जाएंगे, प्लस आपके क्या हो जाएंगे? अंतः स्थ प्लस सभी स्वर हो जाएंगे हमारे। सभी लिख लीजिए, सभी स्वर क्या हो जाएंगे भैया? सभी स्वर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक है। जब आपने तीसरा, चौथा और पांचवा लिया, अंतः स्थ लिया और सभी स्वर लिए, तो ये कितने हो गए? और ये हो गए आपके 31। इनकी संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। 15 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, और उसके बाद में आपका क्या होगा? सभी स्वर हो गए। ये कितने हो गए? 11, 30 और प्लस इसमें काकल्य वर्ड। याद है आपको, हा को ही मैंने काकल्य वर्ड कहा था। ये कंठ उच्चारण स्थान इसका क्या होगा? कंठ होगा। इसी को ही काकल्य वर्ड कहते हैं भैया। तो इसका क्या होगा? ये हाँ। तो ये इनकी कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या 31 होगी। किसकी? घोष की। अब अघोष आ जाइएगा। जिन वर्णों को जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों के पास से हवा, स्वर तंत्रियों के पास से श्वास ना निकले। घोष में क्या था? स्वर तंत्रियों के पास से वायु क्या होगी भैया? निकलती है। लेकिन अघोष में क्या होगा? स्वर तंत्रियों के पास से वायु नहीं निकलती है। इसमें क्या होगा? पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा होगा। उसके बाद में आपके ऊष्म व्यंजन आएंगे। ऊष्म व्यंजन सभी नहीं आएंगे भैया। स और स। हा को किस में रख दिया था आपने? हा को रख दिया था घोष में। ठीक है ना? उसके बाद में ये कितने हो गए? तो आपके ये इनकी कुल संख्या हो गई आपकी। कुल संख्या अघोष की कितनी हो गई? 13। कितनी हो गई भैया? 13। इतनी बात समझ में आ गई? चलिएगा। अब इन्हीं में कंफ्यूजन होता है मेरे दोस्त, कि अघोष में क्या आता है, घोष में क्या आता है, अल्पप्राण में क्या है, महाप्राण में क्या है। जरा देखते हैं, इसकी भी दूर करते हैं। पहले ये लिख लीजिएगा, उसके बाद में आगे चलते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। मैंने आपको कहा था अल्प प्राण में क्या आएगा? पहले वर्ग के पहला वर्ड, तीसरा और पांचवा। उसके बाद में आपके अंतः स्थ आएंगे, अंतः स्थ आएंगे, प्लस आपके सभी स्वर आएंगे। क्या आएंगे? स्वर आएंगे। ड आएगा, ढ, ड और ये। तो इनको कुल मिलाकर संख्या कितनी हो गई? 31। इसमें क्या आएगा आपका? आपका आएगा दूसरा और चौथा। क्या आएगा भैया? दूसरा और चौथा ऊष्म आएंगे। ऊष्म व्यंजन और ढय आपका है। तो ये कितने हो जाएंगे? 15।
इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15। अब देखिएगा जरा, चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा, अल्प प्राण में आ का क्या है? खड़ी पाई 1 है भैया, वर्ग का पहला, वर्ग का पहला वर्ग, ल को आप क्या, ये 3 है भैया, ल, ये 3 हो गया। और पा मीन्स क्या होता है? 5 कर लीजिएगा तो 5 हो गया। इतनी बात क्लियर है? चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा, एक दावत में कुछ लोग दावत खाने आए और दावत इस प्रकार से बैठी कि पहले एक इंसान स्वस्थ था, वो बैठा, दूसरा बिल्कुल हष्ट पुष्ट यानी कि बहुत ही मोटा तंगड़ा बढ़िया सा, है ना, जिसकी वो खाना बहुत खाता था, वो बैठा। उसके बाद में फिर इसके बाद में जो कम खाना खाता था वो बैठा। उसके बाद में जो बहुत खाना खाता था वो बैठा। यानी कि ये कम, अल्प मीन्स क्या होता है? कम। यानी कि अल्प मीन्स क्या होता है? कम। जो खाना कम खाता हो। वहां क्या होता है भैया? जो ज्यादा खाना खाता हो। तो पहले एक पूरी किसको रखेंगे? जो कम खाना खाता है। अब जो दूसरी पूरी किसको रखेंगे? जो ज्यादा खाना खाता है भैया। फिर 3 पूरी किसको रखेंगे? जो कम खाना खाता है। अब 4 पूरी किसको रखेंगे? जो ज्यादा पूरी खाता है। और 5 पूरी किसको रखेंगे? जो कम खाता है। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, तो 135, 24 अगर ये आपको डिजिटेड रहे आप तो ये कर लीजिएगा। चाहे हमारा मानना ये है कि इसी से कर लीजिएगा कि पहले एक पूरी कम वाले को खाएंगे, देंगे, उसके बाद 2 ज्यादा वाले को, 3 कम वाले को, और 4 ज्यादा वाले को, फिर 5 इसमें। उसके बाद में अल्प प्राण में क्या आता है? अंतःस्थ आ जाता है और सभी स्वर आते हैं और डय आता है। यानी कि इनको मिलाकर इनकी संख्या कुल होती है 31। और महाप्राण में कितनी संख्या मेरे दोस्तों बताई थी? महाप्राण में बताई थी 15। यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में डय आपका आता है 15। उसके बाद में आपको क्या बताया था? घोष और अघोष। घोष और अघोष बताए। घोष और अघोष ये यहां से हटा दीजिए। घोष में क्या था? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अघोष में क्या था? अघोष में था पहला और दूसरा। पहला और दूसरा। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिएगा। महाप्राण में कितने थे भैया? 12। यही तो था। 12, 24, क्षमा चाहेंगे, 24 कोड था। यानी कि वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा। तो 24 का आधा कितना होता है? जब महाप्राण, ये अघोष भी तो है, तो महाप्राण का आधा कितना होता है? 12। और शुरू के वर्ग के यानी कि ये 13। पहला, तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा, 345 ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें क्या था आपका? इसमें वही था, सभी अंतःस्थ थे। उसके बाद में सभी आपके स्वर थे। और हा काकल्य वर्ण इसमें आ जाता था। उसके बाद में ऊस में इसमें आ जाएगा। उसमें सा 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 केवल आएगा। हा तो आपने इसमें रख दिया था घोष में। तो कुल वर्णों की संख्या 31 घोष में। अघोष में कितनी थी कुल वर्णों की संख्या? 13। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं इसी के। यहाँ पर हुआ आपका ये खत्म। उसके बाद में लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया है आपका वर्ण विच्छेद। क्या रह गया भैया? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्वर का क्रम। स्वर का क्रम। स्वर का क्रम भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहले ही अनुस्वार आएगा। क्या आएगा भैया? अनुस्वार आएगा। फिर अनुनासिक आएगा। फिर क्या आएगा? विसर्ग आएगा। फिर वही आएगा। ये है व्यंजन का क्रम बता दिया था हमने।
उसके बाद में जैसे मैंने ये लिखा का, अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे भैया तो काम में, यानी कि ये व्यंजन है, एक वर्ड है, इसमें भैया क्या होगा, स्वर भी तो शामिल है। काम में स्वर भी तो शामिल है। जैसे आपने लिखा ला, तो इसमें भी तो क्या है, ये ला आधा है और स्वर पूरा है। स्वर कैसा है, स्वर कैसा है हमारा, पूरा है। लेकिन ये व्यंजन जो है वो कैसा है, आधा है। तभी तो इसकी परिभाषा बनती है कि वे वर्ड जो बिना, जो स्वर के बिना बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे आपने ये वर्ड लिखा का वर्ड विच्छेद देखा कि कि के, क्र देख लीजिएगा, और भी देख लीजिएगा, जैसे त्य देख लीजिएगा, त्य, तो, और एक बार हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसका आप खुद आंसर दें। मैं बताऊंगा सभी, लेकिन आप खुद इसका दिमाग लगाकर आंसर दें। जैसे का में अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे भैया, का आधा है, आ इसमें पूरा है। की में क्या है, का आधा है, लघु ई है। की में क्या है, का आधा है और दीर्घ ई है। के में क्या है, का आधा है और लघु ए है। क्रम में क्या है, आप खुद सोचिएगा, का तो आधा रहेगा, का है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है भैया, इसमें जुड़ा हुआ है ऋषि। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ऋषि, यानी कि का और ऋषि, इसमें रा है। अब ये क्या बोलेंगे, ता तो आधा है ही, और जब या है तो ये व्यंजन है, तो ये पूरा होगा, और पूरा होगा तो इसमें स्वर होगा, तो ये आ स्वर है। युद्ध बोलेंगे, दा इसमें भैया आधा है, धा पूरा है और आ पूरा है, तो इसमें स्वर होगा, धा है। जैसे द्वंद्व शब्द आता है, धातु आधा है ही, वा पूरा है, तो जब पूरा है तो इसमें स्वर भी आएगा। अब इसमें बताइए, ऊ दीर्घ ऊ किस में होगा और लघु ऊ किस में होगा। दीर्घ ऊ और लघु ऊ मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि रुपया जब बोलते हैं तो लघु ऊ आता है, और रूपवान जब बोलते हैं तो दीर्घ ऊ आता है। इस बात को बॉक्स के अंदर लिखेंगे आप लोग। जैसे आपने बोला शर्म, क्या बोला भैया, शर्म का वर्ण विच्छेद करेंगे, शर्म, जो आप लोगों को बहुत लगती है। सा तो है ही पूरा, और जब सा पूरा है तो इसमें स्वर भी होगा, और रा आधा है। मैंने आपको कहा था, समझाया भी था कि रा रेफ रूप, रा का जो ये रेफ रूप होता है, ये रेफ ही तो रूप है रा का, रे रा का रेफ रूप है, रेफ रूप ही तो है। और रा का रेफ रूप जब होता है वो आधा होता है, और बाकी सब राग कैसे होते हैं, पूरे होते हैं। रेफ रूप का रा जो होता है वो आधा होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, पूरे होते हैं। तो रा ये है, तो ये आधा है, फिर माँ स्वर, यानी कि व्यंजन है, तो इसमें स्वर भी तो शामिल होगा। जैसे आपने लिखा सिहिंग, क्या लिखा भैया, सिहिंग, तो सिहिंग जब लिखा तो सा, इसमें लघु ई है, उसके बाद में अनुस्वार आपका इसमें आया, और अनुस्वार आएगा हा, हा जब है तो ये आ है। जैसे आपने लिख दिया चांद, चांद, तो चा है, व्यंजन है पूरा, तो इसमें कौन सा है, यानी कि आपका अनुनासिक है, चांद। और जब अनुनासिक आ गया इसमें, उसके बाद में क्या आएगा, दा, दा पूरा है तो इसमें स्वर भी आएगा। आप बना के दिखाएंगे, जैसे मान लीजिएगा श्रद्धा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा स्रा जो होता है सा और रा से मिलकर बनता है, सा और रा से ही तो मिलकर बनता है। अच्छा, सा और रा आप ऐसे ही तो बोलते लगा करते हैं, सा और रा से। अच्छा, एक बात बताइए, ये रा जो है व्यंजन ही तो है, और जब व्यंजन है तो इसमें स्वर भी छिपा है, यानी कि बिना स्वर के व्यंजन पूरा नहीं होता है।
तो कहीं इसमें स्वर भी तो होगा, और जब स्वर होगा तो ये आधा हो जाएगा जब इसमें से स्वर निकालेंगे तो। अच्छा, स्रा का कहानी खत्म हो गई। अभी आदि धा और दा का मैंने समझाया था, ये है। इसमें क्या है, दा तो आधा है, लेकिन धा कैसा है भैया, पूरा है, और जब पूरा है तो श्रद्धा होगा, क्या होगा, दीर्घ आ होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। जैसे आपने लिया भैया क्या, जैसे आपने ले लिया उज्जवल, ले लिया, क्या ले लिया, उज्जवल। इसमें ऊ पूरा है, ऊ स्वर है, क्या है, स्वर है, और ये क्या है, आधे 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 जा है, ठीक है, वाह है। उसके बाद में ला भी तो है, ला में स्वर भी तो छिपा है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे आपने लिखा क्रीडा, क्या लिखा भैया, क्रीडा, और क्रीडा में क्या क्या है, का तो आधा है, लेकिन रा कैसा है, पूरा है, और जब रा पूरा है तो इसमें क्या होगा, यानी कि हमारी दीर्घ ई लगी हुई है, और दीर्घ ई लगी हुई है, उसके बाद में ड, क्रीडा, ड है ये, तो ड है ये, और ड के बाद में कौन सा, यानी कि हमारा दीर्घ आह भी है इसमें, क्रीडा हो गया। अच्छा, एक आप हृदय, हृदय का वर्ड विच्छेद करिए, दिमाग लगाइएगा, कॉपी और पेन लेकर ही बैठे होंगे। हृदय में क्या है, हा पूरा है आपका, और जब पूरा, ये हा आधा है ये, इसमें क्या है भैया, ऋषि भी है, हृदय, और जब ऋषि है उसके बाद में हा पूरा है, इसमें ऋषि भी है, उसके बाद में दा भी है, और दा पूरा है तो इसमें कहीं ना कहीं पे स्वर छिपा है, या व्यंजन है तो इसमें कहीं ना कहीं पे स्वर छिपा है। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे आपने लिखा सत्य, क्या लिखा भैया, सत्य, सा तो पूरा है, सत्य मैंने समझाया नहीं, ये आधे सा, सा तो पूरा है, लेकिन अभी आपको मैंने बताया था, आपने देखा था ता तो आधा है, लेकिन यह कैसा है, पूरा है, जब ये पूरा है तो इसमें क्या होगा, स्वर पूरा। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आपने लिखा क्षमा, लास्ट है ये, क्षमा, क्षमा का वर्ड विच्छेद करेंगे तो जो छा होता है वो का और सा से मिलकर ही तो बनता है, कै और सै से। अच्छा भैया, ये व्यंजन ही तो है, और जब व्यंजन है तो इसको, ये अभी पूरा है तो अगर आधा इसमें यानी कि व्यंजन पूरा है तो आधा कब होगा ये, जब इसमें स्वर निकालें। अभी तो इसमें ये छुपा दीजिएगा, तो व्यंजन तो पूरा है, और व्यंजन जब पूरा है जब इसमें स्वर शामिल है, और जब स्वर हट जाएगा इसमें तो आधा ही तो रह जाएगा। अच्छा, आपने स्वर निकाल लिया, अब बचा क्या हमारा, माँ। माँ जब पूरा है, व्यंजन है, तो इसमें कहीं ना कहीं पे स्वर हमारा छिपा हुआ, और दीर्घ आ है, ये वर्ड विच्छेद। तो दोस्त, आसान है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। तो यहीं पर हमारी वर्णमाला की क्लास जो है अंत होती है पूरी की पूरी। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी संज्ञा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका संज्ञा है। तो वर्णमाला में मैंने आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है जो छूटे आपका एग्जाम के लेवल से। पूरा का पूरा वर्णमाला को कवर कराया है मैंने। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत ही समझ में आई होगी। तो मेहनत करते रहिएगा दोस्त, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। गाइड करने के लिए बहुत सारी यूट्यूब पर बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा है। लोग ये कहते हैं मुझे मोटिवेशन दे दीजिएगा, बहुत लोगों से कहते हैं, मैंने सुना भी है कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। मेरे दोस्त एक बात बताइएगा कि सबसे यानी कि ज्यादा तो हमारा मोटिवेशन हमारे माता पिता हैं। उनकी खुशी के लिए
यानी कि माँ बाप की खुशी के लिए अगर आप ऐसा अगर माँ के चेहरे पर आप खुशी नज़र देखना चाहते हैं तो कोई ऐसा काम करेगा जो बढ़िया नाम, तभी तो खुशी नज़र आएगी। इससे बढ़िया मोटिवेशन मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे माता-पिता हैं, सबसे बड़े। हाँ, नॉलेज के लिए आप लेते रहिए। तो चलिएगा, आशा करते हैं आपको क्लास बहुत ही समझ में आई होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य बच्चों का अन्य दोस्तों का भी भला हो सके। बच्चों का नहीं, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। अन्य दोस्तों का भी भला हो सके। तो दोस्त अगले क्लास में मिलते हैं संज्ञा के साथ। तो आप मेहनत करते रहिएगा। सभी लोगों को जय हिंद।